डिटेक्टिव गुनसू अपनी मृत माँ का शव लेकर गांव जा रहा था उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। गहरी रात में जब वो गाड़ी चला रहा था, अचानक एक हादसा हो गया जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। आसपास किसी के ना होने पर गुनसू ने लाश अपनी गाड़ी की डिक्की में डाल दिया और वहाँ से निकल गया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो हर पल का दृश्य आपको और ज्यादा रोमांचक करता चला जाएगा। मूवी स्ट्राइप आज आपको ऐसे सफर पर ले जाएगी जहाँ एक साधारण सा एक्सीडेंट कैसे किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। 2014 की कोरियन थ्रिलर फिल्म अ हार्ड डे, IMDb 7.2। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक गहरी रात में डिटेक्टिव गुनसू अपनी माँ का शव गांव लेकर जा रहा था दफनाने के लिए। देर हो जाने की वजह से वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक कुत्ता आ गया और कुत्ते को बचाने के लिए उसने स्टीयरिंग घुमा दिया। जब उसने होश संभाला तो देखा कि उसकी गाड़ी से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। वो तुरंत गाड़ी से उतरा और उस आदमी के पास भागा, लेकिन देखकर समझ गया कि वो मर चुका है। इसी बीच उसने देखा कि दूर से एक पुलिस की गाड़ी उसी की ओर आ रही है। उसने जल्दी से लाश को अंधेरे में छिपा दिया। जब पुलिस की गाड़ी उसके पास से निकल गई और थोड़ी दूर चली गई तो गुनसू ने लाश को उठाकर अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लिया और वहाँ से निकल पड़ा। मगर आगे सड़क पर उसे पुलिस की चेक पोस्ट दिखाई दी जहाँ हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी। ये देखकर तो वो बेहद घबरा गया। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम गुनसू है और मैं एक डिटेक्टिव हूँ। मैं अपनी माँ का शव लेकर गाँव जा रहा हूँ उसके अंतिम संस्कार के लिए। मुझे जल्दी पहुँचना है, इसलिए चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें यकीन नहीं था कि वो सच में डिटेक्टिव है और उसकी गाड़ी की डिक्की खोलकर चेक करना चाहते थे। अब गुनसू बोला, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि मैं भी एक कानून का आदमी हूँ। मुझे जल्दी पहुँचना है, मुझे इसी वक्त जाने दे। लेकिन इसके बाद ऑफिसर उसकी गाड़ी की डिक्की खोलने जाते ही है, जिससे कि थोड़ी कहासुनी और धक्का मुक्की हो गई। आखिर में गुनसू ने अपना ID कार्ड उन्हें दिखाया। तब जाकर पुलिस वालों को यकीन हुआ कि वो सचमुच एक डिटेक्टिव है। इसके बाद उन्होंने बिना चेक किए उसे जाने दिया। अब गुनसू अपनी माँ की लाश लेकर घर पहुँच गया। घर पर उसकी एक बहन और एक छोटी सी बेटी है। उसकी माँ के शव को धोकर सजाकर कॉफिन में रखा जा रहा था। लेकिन यहाँ गुनसू ये सोच सोच कर परेशान है कि उस दूसरी लाश का क्या करे जिसे वो थोड़ी देर पहले ही एक्सीडेंट में मार चुका है। चूँकि लाश उसकी गाड़ी की डिक्की में थी, वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। काफी सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वो उस लाश को अपनी माँ के लाश के साथ ही दफना देगा। मतलब कि जिस कॉफिन में उसकी माँ की लाश है उसी कॉफिन में ही उस लाश को भी डालकर बंद कर देगा, ताकि कब्र देते वक्त किसी को भी पता न चले कि एक ही कॉफिन में दो लाशें हैं। हाँ, मालूम है ये एक बहुत बड़ा पाप है, गुनाह है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इसके बाद उसने मुर्दाघर के हेड से कहा, कृपया कुछ देर बाहर जा सकते हैं, मैं अपनी माँ के साथ आखिरी बार थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ। हेड ने कहा, ठीक है, लेकिन आपके पास सिर्फ 15 मिनट है। फिर हेड ने गुनसू के हाथ में गुब्बारे देखकर पूछा, ये किस लिए है? उसने जवाब दिया, ओह, ये तो मेरी बेटी के लिए है। अब हेड बाहर चला गया, जिसके बाद गुनसू ने वो गुब्बारे छोड़ दिए और गुब्बारे ऊपर जाकर CCTV कैमरे को ढक लेते हैं, जिससे अब उसके किए गए किसी काम की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। इसके बाद गुनसू गाड़ी की डिक्की में रखी लाश को एक रस्सी के सहारे वेंटिलेटर के होल से अंदर खींच लाता है। उसने पहले से सब तैयारी कर रखी थी ताकि आसानी से ये काम जल्दी हो सके। लेकिन इन सब के दौरान काफी आवाजें हो रही थी, जिसे बाहर से एक लड़की ने सुन लिया। उस लड़की ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। गार्ड बाहर से आवाजें देता है, अंदर कोई है या नहीं? गुनसू कोई आवाज नहीं करता, बिल्कुल चुपचाप होता है। तब सिक्योरिटी गार्ड कंट्रोल रूम में फोन कर कहता है, जरा 12 नंबर का रूम चेक करो, मुझे लगता है अंदर कोई है। लेकिन CCTV मॉनिटर पर 12 नंबर रूम की कोई फुटेज नहीं दिख रही। कंट्रोल रूम का सिक्योरिटी ऑफिसर वॉकी टॉकी पर कहता है, 12 नंबर रूम की फुटेज नहीं दिख रही। रूम के बाहर खड़ा वही गार्ड फिर बोला, लगता है अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा। क्या आपके पास उस रूम की चाबी है? सिक्योरिटी ऑफिसर ने बताया कि चाबी उसके पास नहीं, बल्कि मुर्दाघर के हेड के पास है। लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि 15 मिनट बाद उन्हें वापस वहीं आना है। खैर, इसके बाद दरवाजे के सामने से सिक्योरिटी गार्ड चला जाता है। अंदर मौजूद गुनसू ये सारी बातें सुन लेता है और वो समझ जाता है कि उसके पास बहुत ही कम समय है। वो तुरंत काम शुरू करता है। बड़ी मुश्किल से वो ताबूत में लगी कीलें खोलकर कॉफिन खोलता है, जिसमें उसे पूरे 5 मिनट लग जाते हैं।
फिर वो अपनी माँ की लाश के साथ एक्सीडेंट में मरे उसी आदमी की लाश रखकर कॉफिन को दोबारा कीलों से बंद कर देता है। गुंसू का समय लगभग खत्म हो चुका था। अब किसी भी वक्त हेड वापस आ सकता है। गुंसू जब सब ठीक ठाक कर रहा होता है तभी उसे फोन की रिंग बजने की आवाज सुनाई देती है। मतलब कि उसने जल्दबाजी में उस आदमी की लाश से मोबाइल निकालना ही भूल गया और उसे कॉफिन के अंदर ही छोड़ दिया। जैसे कहते हैं, जहाँ बाघ का डर वही शाम होती है। खैर, अब तो फोन निकालना और फिर से कॉफिन बंद करना, इतना समय तो उसके पास नहीं है। और उधर कॉफिन के अंदर फोन लगातार बज रहा है। अब तो लगने लगा कि गुंसू पकड़ा ही जाएगा। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। जैसे ही हेड कमरे में आया, फोन की घंटी भी बंद हो गई। इसी वजह से वो इस बार बच गया। अब इसके बाद उस कॉफिन में उसकी माँ की लाश और एक्सीडेंट में मरा उस आदमी की लाश दोनों को एक साथ दफना दिया गया और किसी को पता भी नहीं चला कि एक ही कॉफिन में 2 लाशें दफनाई गई है। अगले दिन गुंसू जानबूझकर पुलिस की गाड़ी से अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाता है। फिर वो गाड़ी को वर्कशॉप में ठीक कराने ले जाता है ताकि सबको ऐसा लगे कि अभी अभी एक्सीडेंट की वजह से ये गाड़ी डैमेज हुई है और किसी को कोई शक ना हो कि असल में कल रात ये एक्सीडेंट हुआ था। उसने ये सब चालाकी से जानबूझकर ही किया है। लेकिन क्या सोच रहे हैं, गुंसू की मुसीबत खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि अब उसकी परेशानी और बढ़ने वाली थी। इसके बाद गुंसू शहर वापस लौटकर अपने डिटेक्टिव के काम पर लग गया। उसे पता चला कि उन्हें एक वांटेड क्रिमिनल ली को पकड़ना है। क्रिमिनल के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, बस एक तस्वीर ही उनके पास है। जब गुंसू ने उस तस्वीर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये वही आदमी था जिसे उसने पिछली रात एक्सीडेंट में मार दिया था। इतना ही नहीं, वो तो उसे दफना भी चुका था। अब गुंसू बाकी अफसरों के साथ ली को ढूंढने का नाटक करने लगता है। आगे पता चलता है कि क्रिमिनल ली का घर उसी रास्ते पर है जहां गुंसू ने एक्सीडेंट किया था। वो फिर से उसी जगह जाकर देखता है कि कहीं कोई सबूत तो नहीं छूट गया, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। तभी बाकी ऑफिसर भी वहाँ पहुँचते हैं। वो बात कर रहे हैं, कल रात यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन जिसने एक्सीडेंट किया वो लाश को अपने साथ ले गया। तभी एक और ऑफिसर चोई आकर बोला, हम ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरा से पता कर सकते हैं कि एक्सीडेंट किसने किया। ये सुनते ही गुंसू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है। अब सभी ऑफिसर कंट्रोल रूम फुटेज चेक करने जाते हैं। यहाँ गुंसू की हालत खराब है। इधर फुटेज चेक किया जा रहा है और उधर उसकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। लेकिन एक बार फिर अच्छी किस्मत ने उसे बचा लिया, क्योंकि फुटेज में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरी रात होने की वजह से सब कुछ धुंधला और साफ नहीं है। इस बार के लिए तो वो बाल बाल बच निकला और सोचता है शायद अब उसे पकड़ना पूरी तरह असंभव होगा। अब वो पूरी तरह सुरक्षित है। उस दिन दोपहर में जब गुंसू काम कर रहा था तो उसे एक फोन आता है। फोन उठाते ही दूसरी ओर से कहा गया, तुमने ली की लाश कहाँ रखी है? गुंसू ने पूछा, कौन हो तुम? दूसरी तरफ वाले ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा होगा वो लाश मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। गुंसू के फोन पर बात करते वक्त वो दूसरी तरफ से ट्रेनिंग की आवाजें भी सुनता है और इधर वही सेम ट्रेनिंग उसके सामने भी हो रही थी। मतलब कि फोन वाला आदमी उसके आसपास ही है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और सामने उसने एक टेलीफोन बूथ पर किसी को बात करते देखा। वो उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो आदमी फौरन टैक्सी लेकर भाग जाता है। उसने उसका पीछा किया, पर आखिरकार उसे पकड़ नहीं पाया। बाद में पता चलता है कि वो भागने वाला आदमी भी एक पुलिस ऑफिसर ही था, जिसका नाम पार्क है। वो गुंसू को फिर से फोन करता है, पर गुंसू अब की बार फोन नहीं उठाता। इसीलिए पार्क गुंसू के सामने खुद ही आकर खड़ा हो जाता है। गुंसू भी समझ गया कि यही वो आदमी है जो उसे तंग कर रहा था। वो पार्क को वॉशरूम में ले जाकर सीधे पूछता है, अब बताओ तुम असल में मुझसे क्या चाहते हो? पार्क बोला, बिना कोई सवाल जवाब किए ली की लाश मुझे दे दो। गुंसू अब गुस्से में पार्क को पीटना शुरू करता है। सोचता है कि पार्क को मारकर वो उसे यहाँ से भगा देगा, मगर उल्टा पार्क ही गुंसू पर भारी पड़ गया। वो उसे बहुत पीटता है और कहता है, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। आज रात को ली की लाश मुझे दे देना, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। पार्क के वहाँ से जाने के बाद गुंसू को समझ आया कि पार्क कोई आम इंसान नहीं, वो बहुत कुछ भयानक कर सकता है। उसने उसी रात अपनी माँ की कब्र के पास जाकर कब्र खोदना शुरू किया। उसने कॉफिन से ली की लाश निकाली और लाश की तलाशी लेने लगा। आखिर ऐसा क्या है इस लाश में?
कि पार्क इसे पाने के लिए इतना परेशान है। खोजते खोजते गुनसू एक चीज देखकर हैरान रह गया। उसे ली के सीने पर गोली का निशान दिखता है। इसका मतलब ली की मौत एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि उसे तो पहले ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यानी साफ है कि उसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन अब तो वो पूरी तरह फंस चुका है। इसके बाद गुनसू को ली की जेब में उसका मोबाइल फोन मिलता है। जैसे ही वो फोन ऑन करता है, उसी वक्त उस पर एक कॉल आया जो कि ली के नाम पर था। गुनसू फोन तो उठाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं, जिससे सामने वाला आदमी समझ जाता है कि फोन ली ने नहीं बल्कि किसी और ने उठाया है। वो आदमी तुरंत कॉल काट देता है और इसके बाद गुनसू ने साथ ही साथ डिपार्टमेंट में फोन कर उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करने को कहा। गुनसू को ली की जेब में एक प्राइवेट जगह का पता भी मिलता है। उसे शक हुआ कि इस प्राइवेट जगह पर जरूर कुछ राज छिपा है। इस बीच ली के फोन पर जिस नंबर से कॉल आया था उसकी लोकेशन और कॉलर की तस्वीर गुनसू को भेज दी जाती है। गुनसू उस लोकेशन पर पहुंचकर उस आदमी को ढूंढ निकालता है और उससे ली के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो आदमी तो आसानी से कुछ बताने वाला नहीं। तभी गुनसू उसे डराने के लिए उसका एक हाथ बांधकर छत के कोने में खड़ा कर दिया और उसे वहां से धक्का देने की धमकी देकर उस आदमी से सब कुछ उगलवा लेता है। गुनसू को पता चला कि क्रिमिनल ली एक ड्रग्स कारोबारी था और पार्क उसका पार्टनर। पार्क खुद एक कानून का आदमी होते हुए भी ली के साथ मिलकर ड्रग्स का धंधा करता था। वो लोग पाउडर के रूप में ड्रग्स बनाते थे और उसे विदेशी शराब में मिलाकर नई तरह की नशे की चीज तैयार करते। इसकी मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिससे ली और पार्क दोनों बहुत पैसे कमा रहे थे। इन पैसों को उन्होंने एक प्राइवेट जगह पर बने एक प्राइवेट लॉकर में छिपा रखा था। उस लॉकर को इस तरह बनाया गया था कि असली चाबी के बिना किसी भी तरह इसे खोला नहीं जा सकता। लेकिन लालच में आकर ली सारा पैसा अकेला हथियाना चाहता था और एक दिन वो पार्क से लॉकर की चाबी लेकर भाग गया। पार्क उसे कई दिनों तक ढूंढता रहा। आखिर उसे ली मिल गया। इसके बाद पार्क उसे गोली चलाकर मार डालता है और उसकी जेब में रखी चाबी लेकर भागने जाता है। वही रात जब गुनसू के हाथों वो हादसा हुआ था, उसके बाद क्या क्या हुआ इसकी कहानी अभी तक आपको पता है। असल में गुनसू ने अपनी कार की डिक्की में जो लाश रखी थी उससे पार्क बहुत भड़क गया था, क्योंकि पार्क तो ली की जेब से वो सीक्रेट चाबी निकाल ही नहीं पाया था। और चूंकि पार्क ने सब कुछ छुप छुप कर देखा था गुनसू को वो लाश ले जाते हुए, इसीलिए पार्क उस चाबी के लिए गुनसू पर प्रेशर बना रहा है। इधर गुनसू सब कुछ सुनकर फिर से कब्रिस्तान वापस ली की लाश के पास जाता है और उस चाबी को ढूंढने लगता है। इधर ऑफिसर चोई को कुछ दिनों से गुनसू का बर्ताव थोड़ा शंकाजनक लगता है, इसीलिए वो भी उसकी लोकेशन को ट्रेस कर वहाँ जाने लगा। इधर गुनसू तो चाबी ढूंढे ही जा रहा है, तभी ऑफिसर चोई वहाँ आ पहुँचा और उसने सीधा गुनसू को गिरफ्तार कर लिया। गुनसू ऑफिसर चोई को सब कुछ सच सच बता देता है और उनसे मदद की गुहार करता है। ऑफिसर चोई एक नेक इंसान था। सब कुछ सुनकर वो उसकी मदद करने को तैयार हो गया। ठीक उसी समय गुनसू के पास पार्क का फोन आता है। उसने गुनसू को कार से बाहर निकलने के बाद 10 कदम आगे आने को कहा, लेकिन जैसे ही गुनसू 10 कदम आगे बढ़ा, उसी समय ऑफिसर चोई की गाड़ी के ऊपर एक भारी पत्थर गिरता है और ऑफिसर चोई उस हमले में मारा गया। मतलब जो भी उसकी मदद को आगे आएगा, पार्क उसे ही मार डालेगा। इधर ऑफिसर चोई की मौत पर गुनसू बेहद भावुक हो गया। ये उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। जिसके बाद उसने गुस्से में पार्क से कहा, मैं तुम्हें कभी ली की लाश नहीं दूंगा। तुम जो चाहे कर लो, मेरी नौकरी चली जाए, मुझे जेल भी क्यों ना जाना पड़े, मुझे कोई परवाह नहीं। पर पार्क कहता है, तुम्हें खुद की परवाह नहीं, मान लिया, मगर अपने परिवार की तो परवाह होगी, है ना गुनसू? अचानक उसने फोन पर सुना कि पार्क उसकी बहन से बात कर रहा होता है। वो समझ गया कि पार्क इस वक्त उसके घर पर मौजूद है। इधर गुनसू की बहन को लगा कि पार्क उसके भाई का दोस्त है, इसलिए उसे घर के अंदर भी आने दे दिया। गुनसू ने पूछा, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? पार्क बोला, अरे वाह, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है, तुम मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाओगे, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। गुनसू तेजी से गाड़ी चलाकर अपने घर पहुँचा, लेकिन वहाँ पार्क नहीं था। फिर बहन और बेटी को बिल्कुल सुरक्षित देख उसकी जान में जान आई। उसने बहन से पूछा, क्या कोई घर आया था? तो उसकी बहन बोली, हाँ, तुम्हारा एक दोस्त आया था। तभी गुनसू के मोबाइल पर एक मैसेज आया। लिखा है, पुलिस के पास सरेंडर करने से सब कुछ खत्म नहीं होगा। ली की लाश कल सुबह तक मेरे पास लेकर आओ। कोई और रास्ता न देख अगले सुबह वो ली की लाश लेकर पार्क के पास पहुंचा। वो पार्क के पास लाश पहुंचाकर वापस लौट ही रहा था
कि तभी पार्क ने पीछे से उस पर गोली चला दी। ग्युनसू की किस्मत फिर अच्छी थी कि वो बच गया। जब पार्क ने फिर से गोली चलानी चाही तो ग्युनसू बोला, रुक जाओ पार्क, मैं 10 साल से पुलिस में हूँ, मुझे तुम इतना बेवकूफ समझ रहे हो? अगर मैं शाम तक घर नहीं लौटा तो तुम्हारे सारे काले करतूतों का पर्दाफाश हो जाएगा। इतनी सेटिंग तो मैं करके आया हूँ। जिसे सुनकर पार्क मजबूर होकर बोला, ठीक है, तुम जाओ, तुमने मेरा इतना बड़ा उपकार किया है और मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। अब ग्युनसू वहाँ से जाने लगा। यहाँ पार्क भी अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ते ही पार्क की गाड़ी में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और पार्क संग उसकी गाड़ी उड़कर पानी में जा गिरी। असल में ग्युनसू ने ली की लाश के अंदर एक बम फिट कर दिया था जो पार्क समझ नहीं सका। अब ग्युनसू अपनी बंदूक पानी की ओर ही निशाना करके खड़ा है ताकि पार्क के पानी से बाहर आते ही वो उसे मार डालेगा। लेकिन इतना समय गुजर गया, पार्क ऊपर नहीं उठा। तब ग्युनसू को समझ आ गया कि ब्लास्ट में पार्क भी मारा गया है। इसके बाद वो घर लौटा। उसने पहले ही अपनी बहन और बेटी को दूसरे सुरक्षित जगह पर भेज दिया था और अब वो भी वही जाने वाला था। तभी पार्क वहाँ आ पहुँचा। वो हैरान रह गया कि पार्क अभी भी जिंदा है, कैसे? उसने देखा कि पार्क के सिर पर गहरी चोट लगी है और बहुत खून बह रहा है। इसके बाद पार्क ने ग्युनसू पर हमला किया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। पार्क ग्युनसू पर एक अलमारी गिरा देता है और उसी अलमारी के नीचे एक बंदूक पड़ी थी। जब पार्क उस बंदूक से ग्युनसू को मारने के लिए बंदूक खींचता है तभी गलती से ट्रिगर दब गया और गोली सीधा पार्क के सर पर लग जाती है और पार्क वही मारा गया। अगले दृश्य में दिखाया गया कि ग्युनसू ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अब वो अपनी माँ को अच्छे से कब्र देने आया है। उसे एहसास होता है कि जिंदा रहने के लिए उसने अपनी मृत माँ के साथ बहुत अन्याय किया है। वो अपनी माँ से माफी भी मांगता है। तभी उसे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, एक चाबी। वही चाबी जो असल में उस प्राइवेट लॉकर की थी जहाँ सारा पैसा छिपा था। चाबी लिपस्टिक की तरह दिखती है। ली की जेब से तो वो पहले ही उस लॉकर का पता पा चुका था और अब चाबी भी उसके हाथ लग गई। अब ग्युनसू उसी प्राइवेट लॉकर के पते पर पहुंचता है और चाबी से लॉकर खोलकर देखता है कि अंदर पैसा ही पैसा रखा है, वही पैसा जो पार्क और ली ने ड्रग्स के धंधे से कमाया था। ग्युनसू पैसों का ढेर देखकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि इन सारे पैसों का मालिक अब वो खुद है। इसी सोच में खोते हुए कहानी यही खत्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जिंदगी में अच्छा बुरा कैसा भी समय आ सकता है। कोई एक हादसा अचानक आपकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल सकता है। अब फिर मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें और हाँ, हाइप कमेंट्स में हमें पॉइंट्स जरूर दे ताकि हमारी ये कहानी और भी लोगों तक पहुँच सके।